नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा एग्जाम पोस्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको डेली एक वीडियो मिला करेगी। हम सी सेट का सिलेबस लगभग 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक दो बातें क्लियर कर देता हूं। ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम, अगर आपका मीडियम जो है वो इंग्लिश है, तो एक अलग प्लेलिस्ट है यूपीएससी इंग्लिश मीडियम के नाम से। वहां पर आप अगर वीडियो ढूंढेंगे तो आप वहां पर आपको अरेंज की हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि मैथ्स का बेसिक हिस्सा है, यानी कि बेस है। हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं परसेंटेज से, रेशियो से, बिकॉज एग्जाम के पास में क्या होता है ना, बच्चों के पास टाइम नहीं होता और सी सेट को थोड़ा सा कम तवज्जो दी जाती है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि हम स्टार्ट करते हैं किससे, अनुपात समानुपात, है ना, प्रतिशतता। उस चक्कर में क्या होता है ना कि बहुत से सवाल छूट जाते हैं हमारे। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, नंबर सिस्टम के 10 से 12 सवाल पिछले 3 से 4 सालों से पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, नंबर सिस्टम को किसी भी हाल में मत छोड़िएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, नंबर सिस्टम इज अ वास्ट टॉपिक। नंबर सिस्टम जो है ना, बहुत ही, इसका कोई क्या है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप मुझे 50 घंटे देंगे तो मैं 50 घंटे में भी इसको पढ़ा सकता हूँ, 60 घंटे देंगे उसमें भी, 10 घंटे देंगे उसमें भी। बात यह है हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, हालांकि यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक पैटर्न होता है कि कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर भी बहुत सी यूनिट्स बनी हुई हैं, उसमें से जिन जिन यूनिट से सवाल पूछे जा रहे हैं आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का भाग 1, संख्या पत्ती का भाग 1, और उसके बाद क्या, उसके बाद में वर्गीकरण, है ना। नंबर सिस्टम का जो पहली यूनिट है वो क्या है, वर्गीकरण है। जैसा कि आपने सुना होगा प्राकृत संख्याएं क्या होती है, और है ना पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इस तरीके की चीजें। अब बात यह है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। पहली चीज तो ये हमारा बेस है। दूसरी चीज क्या है ना, कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको बताता हूं। इसीलिए ना मैंने सबसे पहले सवाल लिए हैं, संख्या रेखा ये हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि सवाल क्या पूछे जा रहे हैं। देखो ये है ना, ये सारी संख्याएं, सम्मिश्रित संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, शांत दशमलव, ऋणात्मक पूर्णांक, सम संख्याएं, ये सब एक एक करके पढ़ेंगे अपने। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लें कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। देखिए, एक सवाल आया था, सारे सवाल अपने सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, बस ये बताने के लिए। ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया गया था वर्ड, यहाँ पर दिया गया था पूर्ण संख्याएं। अब जिसको यही नहीं पता पूर्ण संख्याएं क्या होती है वो क्या कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो क्रमागत विषम संख्याएं, उसके बाद में देखिए धन पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद देखिए आप धन पूर्णांक, उसके बाद क्या है, अभाज्य पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, कि पूर्णांक है, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, 5 अंक, 4 अंक, इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, है ना। सबसे बढ़िया मुझे सवाल लगा जो इस बार एग्जाम में पूछा गया, 2022 के एग्जाम में एक सवाल था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हालांकि वो मैं आपको बाद में सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैं एक बात बता दूं। उसमें दिया गया था कि 3 क्रमागत पूर्णांक, है ना, 3 क्रमागत पूर्णांक है जिनका योग जो है ना वो उनके गुणनफल के बराबर है। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है। तो अगर वो यहां देता पूर्णांक, यानी जो उसने दिया, तो इसका उत्तर आया अलग। अगर वो यहां देता ऐसी कितने प्राकृत संख्याएं हैं, उसका उत्तर अलग आता। ठीक है, तो देखो इतने से वर्ड से, पूर्णांक और प्राकृत संख्या के वर्ड बदलने से सवाल का उत्तर बदल गया। तो इसलिए कहता हूं कि हमें ढंग से पढ़ना चाहिए इन चीजों को। नंबर सिस्टम के 10 से 12 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको पूरा पढ़िएगा। आप ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, अपने चलते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक को अपने 1 घंटे में कवर करने की कोशिश करते हैं। इसकी 2 वीडियो आएंगी, क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, है ना। पहले में अपने कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे और दूसरे में अपरिमेय, परिमेय संख्याएं, इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुकी हैं, प्लस 5% 10% एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि यूपीएससी है, हर साल कुछ नया ट्राई करती है, इस बार भी करेगी। समझ रहे हो इस चीज को आप। चलिए अब देखें, अब अपने स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर लाइन, है ना, हमारा बेसिक क्या है नंबर सिस्टम का, संख्या पत्ती का जो बेसिक है वो क्या है हमारा, संख्या रेखा। क्या होता है, देखो चीजों को समझने की कोशिश करना। एक संख्या रेखा होती है, इस संख्या रेखा पे क्या होता है ना कि ये, इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से, 0 से इसकी स्टार्टिंग होती है। और ये संख्या रेखा
दाईं तरफ बढ़ती है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके की संख्याएं आती हैं। और अगर हम बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो क्या समझे? हाँ, एक चीज और, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स मिलेंगे, हर एक चीज लिखी मिलेगी आपको। दाईं ओर बढ़ती है क्या है, बाईं ओर कम होती है, सब चीजें मैं आपको बताता हूँ भी क्या है, सब चीजें आपको लिखी मिलेंगी। जब तक मैं आपको ना बोलूं कि आप चीजों को लिखिए तब तक आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, -1 -2 -3 है ना, ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 3, इस तरीके से अगर बाईं ओर जाएंगे तो संख्याएं घटेंगी और दाईं ओर जाएंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी। कहां तक जाती हैं ये? यहां तक, यहाँ पर क्या है, मैंने 6 तक नंबर दिखा रखे हैं। लेकिन अगर आप और आगे जाएंगे तो 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से बढ़ती रहेगी। अब बताओ संख्याओं का कोई अंत है क्या? अब मान लो 99 है, 99 के बाद 100 आएगा, फिर 101 भी आएगा, उसी तरीके से 999 के बाद 1000 आएगा, फिर 1001 भी आएगा, आएगा कि नहीं? अब ऐसे लाख भी आएगा, करोड़ भी आएगा, है ना, अरब भी आएगा, खरब भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो बताओ क्या अंत है इसका? इसका कोई अंत नहीं है। तो अगर हम कहां जाएं, दाएं तरफ जाते हैं तो दाहिनी तरफ क्या होता है, संख्याएं धनात्मक अनंत तक जाती है जिनका कोई अंत नहीं है। और अगर हम बाईं तरफ जाएं तो संख्याएं कहां तक जाती है, ऋणात्मक अनंत तक जाती है। अगर मेरी फोटो के पीछे कुछ छुप जाए, है ना, फोटो मीन्स मेरी वीडियो के पीछे अगर कुछ छुप जाए, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको पीडीएफ में, है ना, लिखा हुआ मिलेगा, सेम चीजें हैं बस। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर देखो, ये आदमी है, ये माशिया है, ये कहां चल रहे हैं, राइट साइड में, यानी कि बढ़ रही है संख्याएं। उसी के बाद अगर आप देखेंगे, इससे अगली स्लाइड को अगर आप देखें, ये कहां चल रहे हैं माशिया, बाईं तरफ, बाईं तरफ ये जा रहे हैं। अब बताओ ये साहब कहां जा रहे हैं, ये साहब माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा के बारे में आपको पता लग गया होगा। उसके बाद देखिएगा, ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया ये चीजें, कि संख्या रेखा बाईं ओर घटती है और दाईं ओर बढ़ती है। संख्या रेखा बाईं ओर ऋणात्मक अनंत तक जाती है और दाहिनी तरफ में धनात्मक अनंत तक जाती है। कोई अंत नहीं है इसका, दोनों तरफ बढ़ेगी और ये अनंत तक जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये है संख्याएं जितनी हमें पढ़नी है। ये हमारा एक तरीके से मान लीजिए सिलेबस है, बहुत मुश्किल से बनाया है ये। ठीक है, प्लीज आपका सपोर्ट अपेक्षित है मुझे। सम्मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं हम अभी पढ़ते हैं। उसके बाद पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, ये वो सब पढ़ देंगे, है ना। लेकिन धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो हमें प्रकृति ने क्या दिया। आप सबसे पहले आपने नंबर सीखे होंगे, कभी 0 सीखा था क्या? नहीं, आपने नंबर सीखे होंगे, ये 1 है बच्चे, ये 2 है, ये 3 है ना। घर वाले ऐसे सिखाते थे ना, 1 2 3। ये हमारे नेचर में है, हमें प्रकृति ने दी है चीजें। हम क्या करते थे चीजों को, 1 मिनट रुको, है ना। अगर मैं नंबर लाइन पे आऊं, ठीक है, हम क्या करते थे ना कि काउंटिंग करते थे, है ना, क्योंकि काउंटिंग की जरूरत तो शुरू से पड़ती रही है। अब रावण के 10 सिर थे, है ना, किसी का रथ था, कृष्ण जी का रथ था, उसके 2 पहिए थे, है ना, घोड़ा होता था, उसके 4 पैर होते थे, है ना, उसमें इतने सैनिक थे, आपने पढ़ा होगा, शस्त्र सैनिक लड़े थे, है ना। तो ये चीजें, शताब्दी, शस्त्र, इस तरीके के वर्ड आपने पढ़े होंगे। तो काउंटिंग, गणना करने की आवश्यकता हमें शुरू से पड़ती रही है। तो कहां से होती थी काउंटिंग, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 से होती थी। तो क्या समझे, ये 1 से लेकर जो संख्याएं हैं ये हमें प्रकृति ने दी है, प्रकृति ने दी है, इसलिए 1 से लेकर जो संख्याएं होती हैं इनको प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, आप अपने क्या है, अभी स्लाइड पे आएंगे, है ना। तो इनको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आपने कभी सुना है कि 1 की खोज करी? आपने सुना होगा 0 की खोज करी थी आर्यभट्टा ने, भारत में खोज हुई, है ना। लेकिन क्या 1 2 3 4 इनकी खोज कोई पढ़ी आपने? नहीं, ये हमें प्रकृति ने दिए हैं नंबर। अगर ये नंबर हमें प्रकृति ने दिए हैं तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। तो आज के बाद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है कि 1 से होती है। पहली चीज क्लियर है। दूसरी चीज, प्राकृत संख्याएं कहां तक जाती है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगी, क्योंकि चीजें गिनने हैं। अब गिनने का क्या अंत है, 99 100, है ना, 999 1000, 9,99,000, इसलिए बढ़ते 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 कहां तक जाएगी, ये जाएगी प्लस के अनंत तक, धनात्मक अनंत तक जाएगी। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आर्यभट्टा साहब को लगा यार ये तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो कमी लग रही है। उन्होंने क्या किया कि 0 की खोज कर ली, कि चलो जी 0 की कमी थी, 0 और डाल देते हैं, क्या होगा, लिखना आसान हो जाएगा। 9 के बाद मैं सीधा ये लिख दूंगा, है ना। 9 के बाद 10 आता है, अब 10 को या तो इस तरीके से लिखना पड़ता 10, ये क्या किया, 1 0 लगा के 10 कर दिया, तो 0 की खोज हुई बाद में। ठीक, जैसे 0 की खोज हुई, हमें क्या लगा, हमारी संख्याएं पूर्ण होगी, बस इतनी संख्याएं चाहिए थी, हमारी संख्याएं पूर्ण होगी। प्राकृत संख्याएं थी 1 2 3 4, 0 और आ गया, काम खत्म।
इसलिए 0 से लेकर और जो बाकी सारी संख्याएं हैं, मतलब अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाती है, हमें क्या लगा कि यार अब ठीक है, अब संख्याएं क्या हो चुकी हैं, पूर्ण संख्याएं बन चुकी हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए, 0 को शामिल कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है जी। क्या नंबर लाइन पे जो संख्या रेखा होती है इस पे इतने होते हैं अंक या नंबर? नहीं, ये भी तो है -1 -2 -3, है ना, ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 3, ये भी तो नंबर है ना। हाँ ठीक है, अगर इनको भी शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरुआत होती हैं, पूर्ण संख्याएं, उसमें आपने क्या कर दिया, प्राकृत संख्या में 0 मिला दिया तो वो पूर्ण बन गई। अब आपने इनमें माइनस वाली भी मिला दी, यानी कि नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं थी, सारी तो नहीं, मैं आगे बताऊंगा कि, लेकिन जो आपको अभी दिख रही है, हाल फिलहाल जो दिख रही है, उतने अगर आपने क्या कर दी, सारी एक साथ कर दी, 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 0 और फिर माइनस का 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाली संख्याएं अगर आपने शामिल कर दी उसमें, इसमें पूर्ण संख्याओं में अगर आपने ये क्या कर दिए, माइनस वाले भी शामिल कर दिए, तो ये क्या बन जाती हैं, ये आपके पूर्णांक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। बात आई समझ में? पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक क्या होते हैं, नेगेटिव जितने भी हैं, क्या ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी हैं, शून्य और धनात्मक संख्याएं जितनी भी है, इन सबको अगर आप क्या करेंगे, शामिल कर देंगे, ग्रुप बना देंगे, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा, आपका पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक में से अगर आप ऋणात्मक संख्याओं को घटा देंगे, हटा देंगे, 0 क्या बचेगा, शून्य और धनात्मक संख्याएं। शून्य और धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं। और 1 2 3 4, शून्य को भी हटा देंगे, 1 2 3 4 बचेंगे प्लस वाले, वो क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं या प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। मैं आपको दिखाता हूं मैंने कहाँ लिखा हुआ है, हर चीज आपको लिखी हुई मिलेगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए कहाँ है ये, देखो ये रही, यहाँ से स्लाइड स्टार्ट होती है आपकी, ये रही। ठीक है, ये देखो प्राकृत संख्याएं हमें प्रकृति ने दी है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको नोट्स मिलेंगे उसमें। ठीक है, जो मैंने बताना था बता दिया। हाँ, ये चीज रह गई कि प्राकृत संख्याओं को किससे दिखाया जाता है, प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N, है ना, बड़ा जो N होता है उससे क्या है, दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होती है, प्राकृत संख्याओं में अगर क्या कर लिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाएंगी, वो पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। पूर्ण संख्याओं को किससे दिखाया जाता है, पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से दिखाया जाता है, होल नंबर। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या है, अगर क्या किया जाए, यदि पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को एक ग्रुप बना दिया जाए, तो इसको संग्रह को क्या बोलेंगे, इस संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, यानी कि सारे के सारे जो क्या है अपने पूर्णांक हैं। ठीक है, चलिए अब आइए नंबर लाइन पे दोबारा। अब मुझे एक बात बताएं, नंबर लाइन तो ये रही मेरी, अब क्या नंबर लाइन पे इतनी संख्याएं हैं क्या जो आपको दिख रही हैं, मींस क्या ये 1 और 2 1 2 ही है क्या बस, इनके यहां पर कुछ है क्या, इस जगह पे कुछ है क्या, बताओ, इस जगह पे कुछ है क्या, इस जगह पे भी कुछ है, क्या है, देखो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा बताओ, 1.1 आएगा कि नहीं आएगा, 1.1 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, 1.1 कहां है, 1 और 2 के बीच में, 1.2 1.3 1.4 इस तरीके से चलती रहेंगी। तो क्या इतनी संख्याएं आएगी, नहीं। क्या 1.0001 कहां आएगा, ये 1 से बड़ा है क्या, पहले तो बताओ, हाँ 1.001 लग गया, थोड़ा सा बड़ा है 1 से, पर 2 से छोटा है ये, तो ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा। अब 1.000000 ये बताओ, ये भी तो आएगा। तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, 1.3 4 5 6 9, है ना, इस तरीके से ये भी होती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि दो पूर्णांक होते हैं ना, ये दो पूर्णांक, इन दो पूर्णांक के मध्य कुछ संख्याएं होती हैं जो पूर्ण नहीं होती है ना, पूर्णांक नहीं होता। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, 2 3 4 5 ये पूर्ण है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है क्या, नहीं, ये पॉइंटों में है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको दशमलव कहा जाता है। तो ये दशमलव संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, दशमलव संख्याएं। ठीक है, दो पूर्णांक के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं होती है अगर आपसे पूछा जाए तो, दो पूर्णांक के बीच में अनंत। अब बताओ, मैंने ये भी आएगा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में तो ये भी आएगा, 1 और 2 के बीच में तो ये भी आएगा। अब इन शून्य का क्या अंतर बताओ, मैं 10 लगा दूं, मैं 20 लगा दूं, मैं 50 लगा दूं शून्य, मैं 100 लगा दूं शून्य, ये एक के बाद 100 बार शून्य लिख के और मैं यहाँ 1 लगा दूं, कोई अंत है इसका, कोई अंत नहीं है। तो दो पूर्णांक के बीच में क्या होते हैं, असंख्य, दो पूर्णांक के बीच में असंख्य दशमलव होते हैं। दशमलव के बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन कल पढ़ेंगे, है ना। आज हम क्या पढ़ रहे हैं पहले वो सुन लीजिए। हमने क्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़े,
अब पूर्णांक को आगे बांटा गया है, ठीक है। क्या क्या किया गया है, पूर्णांक को आगे बांटा गया है। दो पूर्णांक के बीच में असंख्य दशमलव होते हैं, बस आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, अब अपने धीरे धीरे चीजों को एक एक करके पढ़ते हैं। देखिएगा, ये अपने ने यहां तक पढ़ लिया पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, है ना, पूर्णांक क्या होते हैं। अब देखो, पूर्णांक को आगे फर्दर डिवाइड किया गया, आगे फर्दर बांटा गया है ना। क्या बांटा गया है, दो तरीके से बांटा जा सकता है पूर्णांक को। एक तो क्या, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, दूसरा तरीका ये है हमारा, ठीक है। अब देखिए, ये नंबर लाइन थी हमारी, है ना। नंबर लाइन पे यहां क्या था, 0, ठीक है। इधर संख्याएं बढ़ रही थी, धनात्मक, कहां तक थी, इनफाइनाइट तक, अनंत काल तक, अनंत तक, -1, -2, -3, और इधर क्या थी संख्याएं, माइनस ऋणात्मक तक थी। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या है, ये सारे पूर्णांक है ना। पूर्णांक में क्या बताया मैंने, सारे ये ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं सारे शामिल होते हैं। तो धनात्मक संख्याएं क्या होती है, शून्य से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं, शून्य से बड़ी जितने भी पूर्णांक हैं। अब ये मत कहना कि सर 1.5, ये नहीं लेना, 1.5 ये नहीं लेना, ये पूर्णांक थोड़ी है, ये तो दशमलव है, पूर्णांक, ठीक है। जितने भी पूर्णांक आपको दिखे, ठीक है, जो शून्य से बड़े हों, 1 2 3 4 5 6 कहां तक, अनंत तक, तो ये सभी के सभी पूर्णांक क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। शून्य तो शून्य है ही, शून्य ना तो धनात्मक होता ना ही ऋणात्मक होता, वो शून्य है, नाम है। अपने कहते हैं ना कि नेगेटिव थॉट्स, है ना, बुरी मेरे मतलब भावनाएं आ रही हैं मेरे अंदर, या पॉजिटिव थॉट्स। एक होता है कि भाव शून्य हो जाना, तो भाव शून्य ही हो गया वो, तो वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, वो भाव शून्य, मतलब कोई भाव आ ही नहीं रहा। तो शून्य कोई ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव, ना ही धनात्मक होता ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। शून्य शून्य होता है। शून्य से छोटे जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर आ गई, इस चीज पे ज्यादा अपने डिस्कस नहीं करेंगे, इतना आपको पता है। अब देखिए, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, दूसरा प्रकार क्या है, इसको दूसरे किस प्रकार से बांटा जा सकता है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। देखिए, तो क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए, ये हमें पढ़ना है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, जिनको दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब सर देखो, मैंने लिखा 4, तो 4 को क्या दो बराबर भागों में बांट सकते हो क्या, हाँ जी सर, ये लो 2 2, है ना। मैंने तुम्हें 4 चीजें दी, 2 भाई बांट लेंगे, आपस में 2 2 कर लेंगे, यही होता है। अब अगर मैंने तुम्हें 3 टॉफी दे दी या 3 चीजें दे दी, अब तो बड़े हो चुके हो तुम, क्या है ना, तो कोई भी चीज मैंने तुम्हें 3 दे दी, इस 3 को कैसे बांटोगे, क्या इसको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अब ये मत कहना कि 1.5 1.5, नहीं, ये दशमलव नहीं, पूरी तरीके से बांटा जा सकता, नहीं बांटा जा सकता, है ना। तो जिनको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अब बराबर बांटने का मतलब ये होता है, कुछ नहीं होता जिसमें 2 का भाग चला जाए। 2 बराबर भागों में कैसे बांटोगे, अब 10 चीजें दी तो बराबर भागों में 2 का भाग दे दोगे, तो क्या हो जाएगा, 5 5 आ जाएगा। 10 में 2 का भाग दोगे, 5 5 आ जाएगा। तो 10 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्याएं कौन सी होती है, जिनको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है वो सम संख्याएं होती है, और जिन्हें नहीं बांटा जा सकता वो क्या होती है, या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो क्या होती है, वो हमारी होती है विषम संख्याएं होती है, ठीक है। तो जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो सम है, जिनमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्याएं होती है। उदाहरण के लिए मैंने देखो यहाँ पे 2 4 8 28, इन सब में 2 का भाग देके देखो पूरा पूरा जाएगा, देख लो 28, 28 में 2 का भाग दो, 2 एक कम 2, या 2 कितने पे गया, 14 पे दे दो यार, है ना, एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा 28, 28 में 2 का भाग दो, 14 पे पूरा पूरा चला जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो विषम संख्याएं क्या होती है, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे 15 है, क्या हुआ, 2 7 14, एक बच गया, अब एक में 2 का भाग जाता नहीं, तो ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो जिनमें 2 का भाग चला जाता है वो सम संख्याएं, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, अब यहां पर क्या आता है, यहां पर एक सवाल, यहां पे 2 फैक्ट हैं, देखो क्या फैक्ट है, देखो शून्य क्या है ना। आपके एक एक छोटे छोटे डाउट मैंने यहां लिया है कि सर शून्य क्या है, शून्य सम संख्या है या विषम संख्या है, या दोनों ही नहीं है। तो बच्चे, शून्य जो होता है ना, शून्य में 2 का क्या, आप शून्य में किसी का भाग दे लो,
आपने सुना भी होगा कि शून्य में सबका भाग जाता है, तो शून्य में सबका भाग जाता है मतलब शून्य में 2 का भाग भी जाएगा। और अगर शून्य में 2 का भाग जाएगा, कैसे जाएगा अगर किसी को नहीं पता तो 2 0 जा 0, कितना आ गया 0, तो चला जाता है। ठीक है, तो शून्य में 2 का भाग जाता है, तो शून्य क्या है, एक सम संख्या है। अच्छा, उसके बाद सर जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उनको भी क्या सम और विषम में क्या बांटा जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बांटा जा सकता है। वही सेम, साइन को छोड़ दो, निशान को छोड़ दीजिए, -2 है तो दो माइनस को छोड़ दो, 2 को ले, बताओ 2 सम संख्या है कि नहीं है? 2 में 2 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, तो -2 भी क्या है, एक सम संख्या है। तो -2 -4 -10 ये क्या है, सम संख्याएं हैं। -3 -5 -7 क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो दो बातें बताई, शून्य भी क्या है, एक सम संख्या है, और ऋणात्मक जो होते हैं पूर्णांक वो भी सम या विषम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कुछ ज़्यादा समझने वाली बातें हैं नहीं, सिंपल सी बातें हैं। हाँ, ये जरूर है ना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड सवाल आते हैं, आपने देखे होंगे सवाल 1 2 और वो ऐसे करके यहाँ इसको गायब कर देगा, है ना, वो गायब कर देगा, फिर गायब करने के बाद नीचे बैठे रहना, है ना, फिर वो कहेगा जी यहाँ पे 3 और ये इन दोनों को जोड़ने पे कुछ आया था तो x की वैल्यू बताओ, है ना। ऐसे सवाल आपने जरूर देखे होंगे, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के, आपने पेपर जरूर पढ़े होंगे, और पेपर पढ़े हैं तो ये सवाल आपने ऐसे देखे होंगे, नहीं भी देखे तो मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब सम संख्या, अरे यार यहाँ ना प्लस होता था, ठीक है, सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तो सम आएगी। याद मत करने बैठ जाना इनको, आप सिंपल सी चीज बताओ मेरे को, क्या बताओ कि दो सम संख्याएं ले लो, कोई भी जो आपका जी करे, 4 और 6 ले लो, तो 4 और 6 कितना हो गया, 10, तो 4 और 6 को जोड़ोगे, 4 और 6 दोनों सम संख्या है ना, और जोड़ने पर भी क्या आया, सम संख्या। चलो 6 में से 4 घटा दो, क्या आएगा, 2, तो अगर सम में से सम घटाओगे तो भी क्या आएगा, एक सम संख्या आएगी। 6 और 4 को गुणा कर दो, कितना आएगा, 24, 24 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्याओं को चाहे जोड़ लो, चाहे घटा लो, चाहे गुणा कर लो, हमेशा क्या आती है, सम संख्याएं ही आती हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ओके। अब विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ोगे तो सम हो जाती है। क्यों हो जाती है बच्चे? इसलिए हो जाती है क्योंकि 5 और 7 दो विषम संख्याएं ले लो, कोई भी लो, आपका जो मन करे वो ले लो, ठीक है ना। चलिए, तो 5 और 7 क्या है, देखो 12, अब 12 क्या है, एक सम संख्या है, ये विषम है, ये विषम है, लेकिन इनको जोड़ने पर क्या बना, सम बना। क्यों? क्योंकि 5 थी ये, तो 5 में 4 तो सम संख्याएं थी और एक क्या है, विषम संख्या। 5 कैसे बना, 4 + 1 से बना होगा ना। 5 कैसे बना, 4 + 1 से। 7 कैसे बना, 6 + 1 से। तो 4 और 6 तो पहले से सम संख्याएं थी, ये एक एक जो एक्स्ट्रा था वो अब जुड़ के 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसलिए क्या होता है, विषम में विषम जोड़ते हैं तो सम संख्याएं बन जाती है। ठीक है, आप कुछ मत करो, इसको छोड़ दो सबको, आप सिर्फ दो कोई विषम संख्याएं उठा लो, बस आप उनको जोड़ के देख लो कि सम संख्या आ रही है क्या, हाँ जी सर आ रही है, तो कोई बात। ठीक है, आप 7 में से 5 घटाओ, कितना आएगा, 2। 7 और 5 दोनों क्या है, विषम संख्या है, जबकि 2 क्या है, एक सम संख्या है। तो बताओ, जब विषम संख्याओं को घटाया जाता है तो भी हमें क्या प्राप्त होती है, एक सम संख्या प्राप्त होती है। होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है सर, होती है ना। ठीक है, अब देखिएगा, अगर विषम संख्या को विषम से गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। अब सर ये कैसे, देखो 5 × 7, 7 5 35, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, और 35 भी विषम संख्या है। तो दो अगर विषम संख्याओं को गुणा कराओगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। क्योंकि इसके पास भी 2 नहीं है, इसके पास भी 2 नहीं है, हमें क्या पता 2 नहीं है, वो विषम संख्या है, वो विषम। अब 5 विषम संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता, है ना। 5 विषम संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें 2 का भाग ही नहीं जाता, ना ही 7 में जाता। दोनों को गुणा करोगे तो दोनों में भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में सम और विषम को अगर आप क्या करोगे, जोड़ोगे चाहे घटाओगे, आपको क्या मिलेगी, हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। कोई भी आप ले लो, एक सम संख्या ले लो और एक विषम संख्या ले लो। अच्छा ये दोनों मैंने वो ले लिया ना, कोई बात नहीं, ठीक है, अब ठीक है ना। हाँ, तो एक विषम संख्या ले लो और एक सम संख्या ले लो। तो 7 और 4 कितना होता है, 11, जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना होता है, 11। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो चाहे एक विषम संख्या और एक सम संख्या को जोड़ोगे तो भी विषम आएगी, और अगर घटाओगे तो भी विषम आएगी। क्लियर है इतनी बात यहां तक? ओके। लेकिन अगर गुणा करोगे आप तो क्या आएगा,
7 चौका 28, 7 4 जा 28, 28 आता है। 28 एक सम संख्या है, एक विषम संख्या, एक सम संख्या, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो एक सम संख्या प्राप्त होती है। क्लियर है? ये चारों चीजें आपके इतनी काम की नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। क्या कि एक सम संख्या है ना, ये सम संख्या है, इसकी पावर, इसकी घात कितनी भी लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, 7 लगा लो, 10 लगा लो, ये हमेशा हमेशा क्या है, सम संख्या रहेगी। ना कुछ आप जोड़ रहे, ना घटा रहे हो, ना जोड़ रहे हो, ना घटा रहे हो, है ना, सिर्फ उसकी पावर लगा रहे हो। पावर का मतलब उसी संख्या को आप बार बार गुणा करा रहे हो, तो सम संख्या सम रहती है और विषम संख्या विषम रहती है। तो जब भी पावर बदलती है, तो अगर सम संख्या की पावर कुछ भी कर लीजिए आप, जैसे 2 की पावर 1 करो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करो तो मतलब क्या है, मैंने 2 को 2 बार गुणा करवा दिया। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को मैंने 3 बार गुणा करवा दिया। तो भाई सम संख्या है, उसको 2 बार गुणा करा लो चाहे 3 बार करवा लो, वो सम ही रहेगी। समझे ना? विषम संख्या इसी तरीके से 3 की पावर अगर 1 करो तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करो तो 3 इंटू 3 आएगा, है ना, 3 की पावर 3 करो तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आता है। ठीक है, हाँ ये सही कर देता हूं मैं, ये देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 आता है। समझे? तो इसलिए अब ये 3 इंटू 3, 3 को कितनी बार गुणा करवा लो, क्या फर्क पड़ता है, ये लो इसको करवा लो, क्या फर्क पड़ेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। तो सम की पावर कुछ भी कर लो सम ही रहती है, विषम की पावर कुछ भी कर लो विषम ही रहती है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं अपने। ठीक है, अब ऋणात्मक धनात्मक मैं बता चुका हूं आपको, उसके बाद में क्या देखो, काल्पनिक संख्या। ये आपने पहली बार एक वर्ड सुना होगा या सुन रखा है, तो शायद आपको थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन हो या आपको पता ना हो। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? देखो, एक चीज को समझने की कोशिश करना कि अगर आप किसी नंबर की स्क्वायर करवाते हो, 2 की स्क्वायर करवाओ, चलो कितना आता है, 4 आता है। और अगर आप -2 की स्क्वायर करवाते हो, -2 का वर्ग करवाते हो, तो इसका मतलब है -2 गुणा -2, -2 गुणा -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 4, तो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा। मतलब चाहे तो आप एक धनात्मक संख्या का वर्ग करवाओ तो भी एक धनात्मक पूर्णांक ही आता है, चाहे आप एक ऋणात्मक संख्या का वर्ग कराओ तो भी एक धनात्मक पूर्णांक ही आता है। क्यों? क्योंकि जब आप वर्ग करवाते हैं तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। क्लियर हुई ना बात? माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाता है, माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि काल्पनिक नंबर क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है। देखो, अब आपने 2 का करवाया तो भी 4 आया, -2 का करवाया तो भी 4 आया। अब मैं आपको कहूं कि इस 4 का रूट करवाओ, वापस पीछे आओ, वर्गमूल निकालो, वर्ग कर रहे थे अब वर्गमूल निकालो। तो अब आप 4 का वर्गमूल क्या बताओगे मेरे को कि सर 4 कहां से आया है? 4 हो सकता है 2 गुणा 2 से आया हो, 4 हो सकता है -2 गुणा -2 से आया हो। तो आप कहोगे सर 4 का जो वर्गमूल होता है ना, वो या तो 2 होगा या क्या होगा, -2 होगा, या 2 होगा या -2 होगा, यही बोलोगे ना, बोलोगे कि नहीं? हाँ। अब मैं आपको -4 का वर्गमूल करवाओ तो क्या क्या बताओ, क्या बताओगे? -4 का वर्गमूल कभी निकलेगा क्या? या माइनस किसी भी संख्या का वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं, माइनस में किसी भी संख्या का वर्गमूल निकलता ही नहीं निकलता ना। क्यों? क्योंकि जब वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस संख्या का भी और माइनस संख्या का भी, धनात्मक का भी और ऋणात्मक का भी। तो अब वापस माइनस से कैसे जाओगे, यहां माइनस कैसे आ गया, वापिस आना ना आपको, वर्गमूल निकालना है, तो माइनस कैसे आया? तो कोई भी माइनस की संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता। ठीक है, तो इसको एक काल्पनिक संख्या कहा जाता है। और माइनस का एक जो होता है ना रूट में, उसको आयोटा कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में आयोटा ही कहते हैं। ठीक है, माइनस का एक जो होता है रूट में, उसको आयोटा कहते हैं। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। ठीक है ना, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। तो -1 का रूट क्या होता है, हमेशा आयोटा होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चले। अब देखिए, काल्पनिक संख्याओं के बाद में क्या आता है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि नंबर लाइन है, संख्या रेखा,
इस पे जितनी भी संख्याएं हैं सब की सब क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, माइनस के अनंत तक और प्लस के अनंत तक। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? ये प्राकृत संख्याएं हैं। अगर प्राकृत संख्या में 0 मिला लोगे तो पूर्णांक, सॉरी क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और इसमें माइनस वाली भी मिला दोगे तो ये पूर्णांक बन जाएंगे। समझ गए? अब इन पूर्णांक के अंदर नंबर लाइन पे और क्या बच गया? 0 भी ले लिया, पॉजिटिव वाले नंबर भी ले लिए, ऋणात्मक संख्याएं भी ले ली, सभी पूर्णांक ले लिए। पूर्णांकों के साथ साथ अगर इसके बीच में आपको क्या दिखता है? यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि 1 और 2 के बीच में यहाँ छोटे छोटे क्या होते हैं? डेसिमल्स होते हैं, छोटे छोटे दशमलव होते हैं। दो पूर्णांकों के बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं? दशमलव होते हैं। तो अगर इन दशमलव को भी शामिल कर दोगे तो ये सारी की सारी जितनी भी संख्याएं हैं, नंबर लाइन पर और कुछ भी नहीं होता, पूर्णांक होते हैं, -0 और पॉजिटिव वाले, और उनके बीच में दशमलव होते हैं, 1.2, 1.3, 5.6, 10.4, इस तरीके से। अगर इन सबको मिला लो, इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इन सभी संख्याओं को क्या क्या कहा जाता है? इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। समझ गया ना मेरी इतनी बात को? आ रही है ना बात समझ में? मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना बता दे रखो मेरे को, है ना? मेरी चीज़ें थोड़ी सी एक बार आपको लगेगी कि सर क्या है, लेकिन पता है आसान चीज़ें सब पढ़ लेते हैं, और आसान चीज़ों को पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में भी तो आनी चाहिए ना। मेन पॉइंट ये है, तो एग्ज़ाम में भी आनी चाहिए वो चीज़ें। ठीक है ना? चलिए, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, ना कि आपको समझ में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में भी आनी चाहिए, लेकिन वो समझ में आने के साथ साथ एग्ज़ाम में भी आनी चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो ये -4, -3, -2, ये सारे ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, और बीच के अंदर जितने भी डेसिमल हैं ये सारे, यानी कि नंबर लाइन पे जो भी अब क्या था, अवेलेबल था, हमने सारा कुछ उठा लिया। ये सारी संख्याओं को क्या कहते हैं हम? क्या है? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। देखो, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक, शून्य, भिन्न, दशमलव, सब अगर ले लेते हैं तो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर काल्पनिक संख्या नंबर लाइन पे होती है क्या? काल्पनिक संख्या संख्या रेखा पे होती है क्या? जब संख्या ही काल्पनिक है, जब संख्या ही काल्पनिक है तो संख्या रेखा पे होगी क्या? तुम बताओ। नहीं होगी ना? नहीं होगी। तो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सब वास्तविक संख्याएं होती हैं, और जो संख्या रेखा पे ही नहीं है वो क्या होती हैं? आपकी काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस वो एक बना दिया। आगे बात समझ में? चलिए, वो कोई मेरे जैसा बैठा था ना उस दिन कि यार मैं तो -4 का रूट निकालूंगा, है ना? तो -4 का रूट अब क्या क्या निकलेगा बताओ? -4 का रूट तो निकलता नहीं है ना? तो ये चीज़ होती है। चलिए, कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो वास्तविक संख्याएं आपको समझ में आ गई, जितनी भी नंबर लाइन पे होती है, दशमलव दशमलव सब मिला के, पूर्णांक और दशमलव दोनों मिला के, है ना? पूर्णांक और दशमलव दोनों अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएंगे? वो आपकी वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। फिर पूर्णांक को हमने आगे बढ़ा सम विषम संख्याओं के रूप में, और ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के रूप में। अब देखिए, अगर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला दिया जाए, अब आप कहोगे सर मिला कैसे दोगे? देखो मैं बताता हूं कैसे मिलाएंगे। एक सेकंड रुको, है ना? वास्तविक संख्याएं हो गई सम्मिश्रित संख्याएं, है ना? ये देखो, कुछ नहीं है, कुछ नाम में मत जाओ इसके, कुछ भी नहीं है। ये मैंने लिखा 4, ये मैंने लिखा -3 का, लो खत्म। तो 4 है क्या? 4 नंबर लाइन पे होता है क्या? 4 एक वास्तविक संख्या है कि नहीं है? 4 एक वास्तविक पूर्णांक है ना? वास्तविक संख्या है ये, नंबर लाइन पे होता है ना, 1, 2, 3, 4। कोई भी माइनस संख्या का रूट निकलता ही नहीं है, तो ये एक काल्पनिक संख्या है। ये क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। ये क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो अगर वास्तविक और काल्पनिक दोनों को मिलाकर, जैसे मैंने यहाँ मिला दिया 4 प्लस माइनस का रूट 3, अगर इनको ऐसे लिख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? ये आपकी एक, ये जो है ना, ये पूरी संख्या है 4, ये पूरी एक संख्या है ना? इसको क्या कहते हैं? सम्मिश्रित संख्या कहते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको छोड़ देते हैं। इसके आगे भी बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए कि मिश्रित संख्याएं क्या होती है। आपने पढ़ा होगा मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या, अरे होती क्या है ये तो बताओ, है ना? बस इतनी सी बात है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्याएं होगी। अब देखो, सभी के सभी पूर्णांक होते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर लाइन पे होते हैं, जितने भी अंक पूरे पूरे अंक होते हैं, दशमलव को छोड़ दूं मैं, पूर्णांक होते हैं। उन पूर्णांक में से अगर मैं माइनस वालों को क्या क्या कर दूं, माइनस वालों को मैं अगर घटा दूं, माइनस वालों को अगर मैं घटा दूं तो क्या क्या बच जाएंगे पीछे? पूर्ण संख्याएं बच जाएंगी, है ना? और अगर मैं 0 को घटा दूं
तो क्या बच जाएंगी हमारे पास? प्राकृत संख्याएं बच जाएंगी। तो प्राकृत संख्याएं किसका भाग है? एक पूर्ण संख्याओं का भाग है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से लेकर और अनंत तक, है ना। 0 1 2 3 4 5, उसी में प्राकृत संख्याएं आ जाती है 1 2 3 4 5, और सारे मिला दे तो पूर्णांक बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, अब यहां से कुछ एक बातें पढ़ने की स्टार्ट होती है हमारी। क्या? प्राकृत संख्याओं को आगे फिर आगे बांटा गया है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं अब हमने निकाल ली, अब हमें प्राकृत संख्याओं को आगे बढ़ना है, और यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है हर हाल में। ठीक है, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? आगे दो भागों में बंट जाती है, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, और फिर अभाज्य संख्याओं को भी आगे दो भागों में बांट दिया जाता है, सह अभाज्य और जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना, देखो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है ना, सबसे पहले अपने क्या पढ़ते हैं? अभाज्य संख्या क्या होती है, उसके बाद फिर अपने पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, फिर आगे इनको आगे अपने पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं अभाज्य संख्याओं से, कि भाई अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बताओ। तो देखो ये रही हमारी अभाज्य संख्या। अब होती क्या है? बात तो ये है ना कि होती क्या है अभाज्य संख्याएं। चलो मैं बताता हूं क्या होती है। सबसे पहले एक बात समझना यहाँ पे, कि आपने आज तक जो डेफिनेशन पढ़ी होगी, अगर कहीं पढ़ी भी है, अगर अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा, एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ी है तो, अदरवाइज आपने ये पढ़ी होगी कि जिस संख्या में खुद का और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, क्या बोला मैं? खुद के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो वो अभाज्य संख्या है। जैसे कि 3 है, मैं नहीं बता रहा, ये आपने कहीं पढ़ रखा होगा। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन अलग है इससे, उसकी क्या है परिभाषा अलग है, ये नहीं है। आपने जो पढ़ रखा है वो 3 है, 3 में 1 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है, मतलब 1 का भाग जाएगा 1 तिया 3, और 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3, यानी कि 1 का भाग जा रहा है और 3 स्वयं का भाग जा रहा है। क्या इसके अलावा इसमें और किसी का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? ठीक, यहां पर कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है? 1। अब बताओ, 1 में 1 का भाग जाता है क्या? आप कहोगे सर जाता है, 1 में तो 1 का भाग जाएगा ही ना। ठीक, 1 में खुद का भाग जाता है क्या? अब 1 खुद ही 1 है तो उसका भाग तो जाएगा ही जाएगा, तो 1 का खुद का भाग भी जाता है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से 1 में खुद का भाग भी जाता है, 1 में 1 का भाग भी जाता है। इस डेफिनेशन के हिसाब से 1 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, बट एक अभाज्य संख्या है ही नहीं है ना। अब आपको क्या है रटना पड़ता होगा कि यार एक अभाज्य संख्या नहीं होती, क्यों? ये हमने कभी जानने की कोशिश करी नहीं। देखो मैं बताता हूं क्या होता है। क्या होता है देखो, कि आपने जो डेफिनेशन पढ़ रखी है वो गलत है। सही डेफिनेशन क्या है? एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है ना, क्या? कि कोई ऐसी संख्या जिसके केवल मात्र 2 गुणनखंड हो, मतलब केवल 2, केवल 2 का मतलब है कि ना तो 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम। अब यहां पर सवाल उठकर आता है, सर गुणनखंड क्या होते हैं? कुछ नहीं होते गुणनखंड, एक छोटी सी चीज बताता हूं। 6 है मान लो, ठीक है, 6 में किसका किसका भाग जाता है बताओ? 1 का जाता है क्या? जाता है सर। 2 तिया 6, 2 का जाता है। 3 दूना 6, 3 का जाता है। 6 एकम 6, 6 का जाता है। तो 6 में 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 और 6 का भाग जाता है। हालांकि गुणनखंड अपने पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक यूनिट आएगी आगे नंबर सिस्टम की, वो बात की बात है, एक बार उसको छोड़ी। तो 1 4 3 और 6 क्या है? गुणनखंड है, किसके? 6 के। ये क्या है? ये 6 के गुणनखंड है ना। 1 2 3 6 क्या है? ये 6 के गुणनखंड है। समझ गए ना इतनी बात को? तो ये क्या है? ये 6 के गुणनखंड है। जैसे कि 4, 4 में किसका किसका भाग जाता है? 1 का भी जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है। तो 1 2 और 4 क्या है? गुणनखंड है। 2 में किसका भाग जाता है? 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है। तो 1 और 2 क्या है? 2 के लिए गुणनखंड है। ठीक है, अब आते हैं, अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना ही 2 से कम ना ही 2 से ज्यादा। अब कैसे कैसे देखो, ऐसे कि मैंने एक नंबर लिखा 2, 2, 2 के कितने गुणनखंड होते हैं? गुणनखंड मतलब 2 में किसका किसका भाग जाता है? 1 का और 2 का। 3 में किसका भाग जाता है? 1 का और 3 का। 5 में किसका जाता है? या 4 में किसका जाता है? 1 का, 2 का और 4 का। 5 में किसका जाता है? 1 का और 5 का। 10 में किसका जाता है? 1 का, 2 का
5 का 10 का। अब बताओ इसमें से 2 3 4 5 10 इसमें से कितनी संख्याएं ऐसी हैं, इसमें से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं? इसके, इसके और इसके। 4 के कितने गुणनखंड है? 3। 10 के कितने गुणनखंड है? 4, है ना। तो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे क्या होती हैं? वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आप कहोगे सर 1 कहां गया? 1 के कितने गुणनखंड है बताओ? 1 का 1 गुणनखंड है। बताओ 1 में और किसका भाग जाता है? 1 में 1 का भाग जाता है, और किसका भाग जाता है बताओ? और किसी का भाग जाता है? नहीं जाता। इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि 2 गुणनखंड होने चाहिए, ना ही 2 से ज्यादा ना ही 2 से कम। मैंने यहाँ लिख के भी दिया है तुम्हें ना, नोट्स मैंने बड़े ही आसान भाषा में बनाए हैं, किताबी भाषा में नहीं बनाए, आसान भाषा में बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, ना ही 2 से कम होते, ना ही 2 से ज्यादा होते, तो वो उनको क्या कहते हैं? अपने अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड है। चलिए अब समझ में आ गई बात। चलिए ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि 12 क्या है? सीधी सी बात है, 12 एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या है। 1 का भाग, 2 का भाग, 3 का भाग, मतलब 2 से ज्यादा हो गए, आगे और भी आएंगे, बट 2 से ज्यादा हो गए, यहीं पे खत्म हो गया कि ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखो अभाज्य संख्याओं में कुछ एक बातें होती है, अभाज्य संख्या कुछ फैक्ट होते हैं, आपको पता होने चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये छोड़ दो पहला पॉइंट एक बार, क्योंकि मैंने आपको अभी तक भाज्य नहीं करवाया, है ना। एक का केवल एक ही भाग जाता है, अतः इसका एक ही गुणनखंड है, अतः ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये मैं बता चुका हूं, है ना। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्यों? देखो हम प्राकृत संख्या के आगे डिवाइड पढ़ रहे हैं ना, ये प्रकार जो पढ़ रहे हैं अभाज्य अभाज्य किसके प्रकार हैं? ये अभाज्य भाज्य ये प्राकृत संख्याओं के प्रकार है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5। अब इसमें से हमने क्या पढ़ा? इसमें से हमने पढ़ा कि एक जो है वो अभाज्य होती नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है? 2, इसलिए 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं वो सारी की सारी विषम होती हैं। कैसे? 2 है, अब एक बात सोचो, कोई भी सम संख्या, सम संख्या क्या होती है बताओ? सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग जाता है ना। मैंने कोई भी संख्या ले ली, मैंने 24 लिख दिया, 24 एक सम संख्या। अब 24 में 1 का भाग जाएगा, 24 का भाग जाएगा, और क्योंकि 24 एक सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग भी जाएगा। मतलब एक तो किसका भाग जाएगा? एक का, एक किसका जाएगा? खुद का, और उसके अलावा 2 का भाग जाएगा। तो ऐसी कोई भी सम संख्या ले लो, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या ले लो जिसमें क्या होगा? 1 का भाग जाएगा, उस संख्या का खुद का भाग जाएगा, और क्योंकि वो एक सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग भी जाएगा। वो सम संख्या है इसलिए उसमें 2 का भाग भी जाएगा। इसलिए सारी की सारी सम संख्याएं जो होती है 2 के अलावा वो अभाज्य हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? पता लग गया ना, क्योंकि उसमें खुद का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, और 2 का भाग भी जाएगा, क्योंकि वो सम संख्या है, वो सम है ही इसलिए क्योंकि उसमें 2 का भाग जा रहा है। इसलिए क्या है? 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सारी की सारी विषम होती हैं। ठीक है, क्योंकि 2 के अलावा ऐसा कोई संभव ही नहीं है कि वो संख्या क्या हो? अभाज्य हो, क्योंकि अभाज्य क्या है? अभाज्य ये कहता है कि उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, जबकि सम संख्या के 2 के अलावा कोई भी सम संख्या उसके 3 तो होंगे ही होंगे, 24 के और भी होंगे। 24 में 12 का भाग जाएगा, 6 का जाएगा, 4 का जाएगा, वो तो हो जाएगा जाएगा। मैं कम से कम बता रहा हूँ, 1 24 और 2 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए सम एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सबसे छोटी एक डिजिट की अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी एक डिजिट की अभाज्य संख्या 2 है। 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 है, 3 अंकों की 101 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, केवल एकमात्र समूह ऐसा है जो, मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि 3 5 7 ये एक जोड़ा है। आप इस जोड़े में देखें, ये इसके बीच का एक एक नंबर गायब है। 3 और 5 में से 4 गायब है, 5 और 7 में से 6 गायब है, मतलब एक सीक्वेंस में है लगातार। ये लगातार विषम संख्याएं हैं, 3 5 7, है ना। तो ये 3 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो ये एक ही समूह है जो जिसमें तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है। 3 लगातार विषम संख्याएं अभाज्य हैं।
ठीक है, ऐसा एक ही ग्रुप है। इसके अलावा अब इसके बाद में जितनी भी संख्याएं पढ़ोगे उसमें ऐसे आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी जो ऐसी, ठीक है। तो 3 5 7 एक ऐसा क्या है, एक ऐसा क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या होता है कि, समझ गए ना क्या होता है, जिसके अंदर तीनों के तीनों लगातार हैं और तीनों के तीनों अभाज्य हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो ये छोड़ दो, आप किसी काम का नहीं है, बस आप ये ध्यान रखो कि 1 से लेकर और 100 तक, है ना, 1 से लेकर और 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 3 2 3 5 7 11 13 23 29 31 37 41 43, ये सबको, है ना, क्या होती है टोटल? टोटल ये 25 अभाज्य संख्याएं होती है 1 से लेकर 100 तक। तो आपको वही पढ़ाऊंगा, तो काम की चीज है ये, फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बात आई समझ में अभाज्य के बारे में? सब कुछ लिखा हुआ मेरा, एक एक चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है तुम्हारे नोट्स के लिए। चलिए, अब एक बार इनको पढ़ने के बजाय अपने ये पढ़ लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है बच्चे? भाज्य संख्या वो होती है जिसमें, अब मैंने आपको यह बताया अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके क्या हो, एक सेकंड रुको, इसके 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, यानी कि एक का भाग जाएगा, खुद का भाग जाएगा और उसके अलावा किसी एक और संख्या का भाग जाएगा, वो क्या होगा आपकी? वो संख्या आपकी भाज्य संख्या होगी। क्या होगी वो संख्या आपकी? वो संख्या आपकी भाज्य संख्या होगी, उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। समझ गए बात? कैसे सर? देखो मैं बताता हूं। मान लो एक नंबर है 4, ये चलो पहले अपने और मानते हैं कुछ, है ना, अपने पहले मानते हैं एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, एक नंबर है 4 5 6, ठीक है। 2 के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 में किसका किसका भाग जाएगा? 1 का और 2 का। 3 में 1 का और 3 का। 4 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का। 1 सौ का 4, 2 सौ का 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। 5 में 1 का और 5 का। 6 में किसका किसका भाग जाएगा? 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। 4 संख्याओं का भाग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप, कि इसके 2 गुणनखंड हैं, इसके 2 गुणनखंड हैं, इसके 2 गुणनखंड हैं, तो ये रेड वाले जो है ना, ये क्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं, जो मैं बता चुका हूं आपको। और जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, जैसे कि 4 और 6, ये क्या है? 4 और 6, ये क्या है आपकी? ये आपके भाज्य संख्या है। शायद आपको दिख नहीं रहा है ना मेरे, क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा, तो आपको क्या दिखेगा? येलो वाला नहीं, कुछ और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ना, हाँ ये दिख रहा है। तो ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये, एक सेकंड बस, हाँ, तो ये जो है ना, ये भाज्य संख्या है, ये वाली है ना, तो ये वाली, ये जो है ये भाज्य संख्या है। तो जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जिस संख्या के, वो क्या होती है? वो भाज्य संख्या होती है। तो अब एक बच गई पीछे, है ना। अब अगर 2 गुणनखंड है तो वो अभाज्य है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो वो भाज्य है। अब एक कहां जाएगा? बताओ, उसका ना तो 2 गुणनखंड है, ना ही 2 से ज्यादा गुणनखंड है। इसलिए क्या कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि एक जो है ना, वो ना ही तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, इसलिए कहते हैं। समझ गए बात? आज के बाद भूलोगे तो नहीं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बच्चे? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि 2, 1 तो ना भाज्य ना अभाज्य, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 जो है ना वो भाज्य संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 3 5 7 9। इनमें सबके 2-2 गुणनखंड है, मतलब एक को छोड़ दो, बाकियों के 2-2 गुणनखंड है ना, बाकियों के 2-2 गुणनखंड है। 9 क्या है? 9 के 3 गुणनखंड हो जाते हैं, क्या? 1 3 और 9 के 3 गुणनखंड हो जाते हैं, इसलिए 9 क्या है? 9 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्लियर हुई ना बात? अब चलिए, अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपने आज, फिर अपने क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। क्या पढ़ लेते हैं अपने?
देखो, सह अभाज्य संख्या और जुड़वा, पहले ये पढ़ लेते हैं हमने। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो नाम से पता लग रहा है जुड़वा। जुड़वा संख्या क्या होती है बताओ, पहले तो आप बताओ जुड़वा चीजें क्या होती है जो एक जैसी है ना। अब यहां पर क्या मतलब है जुड़वा संख्याओं का, कि दो अभाज्य संख्या है कोई भी, जैसे कि 2 और 3, जैसे कि 3 और 5, कोई ले लो 7 11, ऐसे कोई भी दो संख्याएं क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। और दो अभाज्य संख्याओं के बीच में सिर्फ एक ही संख्या होनी चाहिए। जैसे 7 और 11 के बीच में कौन कौन है? 8 9 10, ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। 2 और 3 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? है ही नहीं, ये भी नहीं कर रहा। 3 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 4, एक संख्या। तो जिन भी दो अभाज्य संख्या, दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। कोई भी दो अभाज्य संख्या लो, ठीक है, उनके बीच में केवल एक ही संख्या होनी चाहिए। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि उनका अंतर कितना होना चाहिए? 2। मतलब 5 और 3, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। उनका अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ा क्या कहते हैं, कि जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं दोबारा बताता हूं एग्जाम्पल देके, है ना। एग्जाम्पल मैंने यहां लिया 3 और 5। 3 और 5 क्या दोनों अभाज्य संख्याएं हैं क्या? बिल्कुल है सर। 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 3 और 5 का डिफरेंस कितना है? 2 का। 5 और 3 में, 5 में से 3 गया, 2 बचा। 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं क्या सर? बिल्कुल है। डिफरेंस कितना है? 2 का। 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, डिफरेंस कितना है? 2 का। 17 19 दोनों अभाज्य संख्याएं, डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस 2 का है। 19 में से 17 गए, 2 बचे। और अगर बीच में संख्या पूछ ले कितनी है, 17 और 19 के बीच में एक ही संख्या आती है, वो 18 है। तो अगर ऐसी संख्याएं लोगे आप तो क्या होगा आपके? इनको जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। बात आपके आई ना समझ में? क्या कि अगर दो ऐसी संख्याएं लोगे जो क्रमागत विषम संख्याएं कह सकते हो आप, कि दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्योंकि 3 के बाद 5 ही आता है। 3 4 5, 4 विषम संख्या है ही नहीं, तो विषम संख्या कौन सी है? 3 और 5। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं जो क्या हो, दोनों की दोनों अगर अभाज्य हो तो वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसे बहुत सी चीज संख्याएं हैं, 41 और 43, ठीक है ना। और कह सकते हैं 59 और 61, ठीक है। तो बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर 2 का है। हाँ बच्चे ध्यान रखना, दोनों की दोनों अभाज्य होनी चाहिए, दोनों की दोनों अभाज्य होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? अंतर 2 का होना चाहिए। तो वो दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, देखो आगे ये है सह अभाज्य संख्या। यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। मैं आपको इंग्लिश में क्यों बता रहा हूं, आपने कभी ऐसा वर्ड सुना होगा को बोरोवर, ठीक है ना। को बोरोवर, कभी लोन, अगर आपके किसी रिश्तेदार ने या आपके पिताजी ने लोन लिया है या आपकी मम्मी ने लोन लिया है, तो उसमें एक को बोरोवर होता है, कई बार होता है को बोरोवर, ठीक है। तो को बोरोवर का मतलब होता है उसके साथ वाला। को का मतलब साथ में। तो सह मतलब साथ में, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है? दो संख्याएं ली मैंने, कोई भी 4 और 9, क्या लिया मैंने लिया 4 और 9, दो मैंने संख्याएं ली। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या 4 और 9 दोनों संख्याएं अभाज्य हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं, 4 में 2 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है, यानी कि 4 और 9 दोनों अभाज्य संख्याएं तो नहीं है। दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि इनका कोई कॉमन गुणनखंड है क्या? मतलब कॉमन फैक्टर है क्या? कोई इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कोई ऐसी संख्या है जिसमें इनमें दोनों भाग जाता हो। छोड़ दो इसको, मैं आपको बताता हूं। मैंने लिया 4 और 10, मैंने एक एग्जाम्पल से बताता हूं। 4 और 10 लिया, इन दोनों में 2 का भाग जाता है। 4 में 2 का भाग दोगे 2 आएगा, 10 में 2 का भाग दोगे 5 आएगा। जा रहा है ना? 4 और 10 में दोनों में 2 का भाग जा रहा है, मतलब 2 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 इनका क्या है? 2 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। वही सेम चीज यहां है कि 4 और 9 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? बताओ। एक के अलावा, एक तो है नहीं, एक का यहाँ, एक की यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। गुणा करवाते समय एक की वैल्यू नहीं होती। 4 और 9 का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो बताइए, नहीं मिलेगा आपको। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं?
सह अभाज्य संख्या कहलाती है। दोनों संख्याएं अभाज्य हो ये जरूरी नहीं है। अभी हमने पढ़ा ना जुड़वा, वहां दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। यहां पर दोनों अभाज्य हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगला सवाल आपका ये भी हो सकता है, अगर हो तो 5 और 7, सर ये बताओ 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। एक और ले लेता हूं मैं एग्जांपल, 5 और 9, यहां पर एक अभाज्य है, ये वाली संख्या अभाज्य है और ये वाली संख्या भाज्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे दोनों अभाज्य हैं, चाहे दोनों भाज्य हैं, चाहे एक अभाज्य है दूसरी भाज्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दो संख्याएं हैं बस, चाहे कैसी भी हैं वो। आपको देखना क्या है, दोनों में कॉमन तो नहीं है ना कुछ। जैसे मैंने एक नंबर लिया 5 और 9, क्या 5 और 9 में कुछ कॉमन है क्या? आपको ये नहीं देखना कि कौन सी भाज्य है कौन सी अभाज्य है, नहीं, आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या। आप कहोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 9 में कोई ऐसी संख्या जिसका भाग जाता हो, दोनों में नहीं जाता। जब नहीं जाता तो ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, 5 और 7 इनमें जाता है, नहीं इनमें भी कुछ भी नहीं है, तो ये भी दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब किसी के मन में यह भी आ सकता है कि सर 5 और 7 तो जुड़वा गुण क्या थे, जुड़वा अभाज्य थे, अरे तो क्या हो गया, वो जुड़वा भी है वो सह अभाज्य भी है, क्या फर्क पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए ना। ठीक है, तो 4 और 9 सह अभाज्य हैं, 5 और 7 भी सह अभाज्य है, 5 और 9 भी सह अभाज्य है, मतलब क्या है, कुल मिला के दो कोई भी संख्या ले लो, चाहे वो अभाज्य हैं चाहे वो भाज्य हैं चाहे वो कैसी भी हैं, आपको बस ध्यान क्या रखना है कि दोनों में कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो वो दोनों संख्याएं आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके ऊपर सवाल आ सकता है, को प्राइम नंबर पे सवाल आ सकता है, जुड़वा अभाज्य पे नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, बट इस पे आ सकता है इस बार क्या मतलब, कभी यूपीएससी का मन किया तो पूछ लेगा वो। आगे बात समझ में इतनी। अब चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या 14 और 16 ये सहभाज्य है क्या? नहीं, दोनों में क्या कॉमन है, दो कॉमन है, दो का भाग यहाँ भी जाता है, दो का भाग यहाँ भी जाता है। क्या 8 नहीं ये नहीं लेते है ना, ये तो हाँ मैं, क्या 7 और 14 या 7 और 21 ये दोनों सहभाज्य हैं क्या? ये भी नहीं है, क्यों, 7 एकम 7, 7 या 21, तो इन दोनों में किसका भाग जाता है, दोनों में 7 का भाग जाता है, तो ये दोनों सह अभाज्य नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मेरी आदत है पहले थ्योरी समझाने की, फिर 3-4 एग्जाम्पल देने की, और उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी ना समझ में आए तो आप मेरे को मेल कर दिया करो, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बताई, भाज्य संख्याएं बता दी और अभाज्य संख्याएं मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आती है हमारे पास में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, है ना। इसके बाद क्या आती है, हाँ इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये आपको आज नहीं पढ़नी, ये अपने पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, ये अपने बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ये। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार हमने क्या पढ़ लिया, कि हमने पढ़ लिया, देखो हमने बहुत कुछ चीजें पढ़ ली हैं आज, हमने है ना बहुत सी चीजें कवर कर ली। आज हमने कवर कर लिया, देखो यहाँ तक, ये पूर्णांक पढ़ लिए, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं ये पढ़ ली, ऋणात्मक धनात्मक सम विषम पूर्ण प्राकृत भाज्य अभाज्य सब पढ़ लिए। ठीक है, अब सिर्फ क्या रह गया, ये दशमलव वाला पोर्शन रह गया, और जब आपको ये दशमलव वाला पोर्शन समझ में आ जाएगा ना, तो आपको परिमेय अपरिमेय भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बस कल की वीडियो और बनेगी 1 घंटे की, और ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आपको मैं करवाऊंगा फिर क्या, अंकों के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि एक किताब में 1 से लेकर 150 तक अंक है ना अंकित किए गए हैं, तो बताओ कितने अंकों का प्रयोग हुआ है इसमें, 5 अंक कितने बार आया है, 4 कितने बार रिपीट हुआ है, 6 कितनी बार रिपीट हुआ है ना, इस या कितने टोटल डिजिट्स रिपीट हुए हैं, कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो बस 2 दिन अपने क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद अपने फिर क्या है इन चीज़ों को पढ़ा करेंगे, क्योंकि थ्योरी के बिना आप उन चीज़ों को यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो आज से अपने क्या पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए, 1.5-2 महीने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ही पढ़ना है, लेकिन 2 महीने आप मेरा साथ दीजिए, अपने क्लास के हिसाब से पढ़िए। ठीक है,
और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, एक बार और क्लियर कर देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों वीडियो अलग अलग हैं। अगर आपका कोई दोस्त इंग्लिश मीडियम से है तो आप उसको भी मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर भी वीडियोस बनी हुई हैं, वो प्रॉपर इंग्लिश में हैं, ये प्रॉपर हिंदी में हैं। ठीक है, मैं हमेशा, मेरे से लोगों की शिकायत रहती है कि आप हिंदी इंग्लिश जब भी बायलिंगुअल करवाता हूँ हिंदी वाले भी नाराज़ होते हैं, इंग्लिश वाले भी। मैंने इस बार दोनों अलग अलग कर दिए। ठीक है, चलिए दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।